हेलो बच्चों, नीट और JEE की सीरीज में हम लोग चला रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। आज बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड वीडियो है, और सेकंड वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से पहले वीडियो में हमने इनकम्प्लीट किया था, यानी जहां से हमने छोड़ा था, जहां से उसका एंड है वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पिछला वीडियो था उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ऐसे कुछ हुआ था बच्चों, है ना? तो थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव थे हमारे पास बच्चों? एक था हमारे पास एसिड क्लोराइड, दूसरा था हमारे पास एसिटामाइड यानी एमाइड, तीसरा बच्चों हमारे पास था एसिटिक एनहाइड्राइड, और चौथा हमारे पास था एस्टर। ये थे अमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सब, ठीक है बच्चों। तो इनको बनाने का मेथड हमने सीख लिया था। अगर हम PCl5 की रिएक्शन कराएंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये बनेगा, अमोनिया की कराएंगे तो ये बनेगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एनहाइड्राइड मिलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। ये हो गया था। अब इससे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसका मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। होता क्या है, कई बार ऐसा पूछा गया है और आया भी है क्वेश्चन कि आपके पास ये 4 एसिड डेरिवेटिव दे रखे हैं और इनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो किसका हाइड्रोलाइसिस पहले होगा, यानी कौन जल्दी हाइड्रोलाइसिस देगा। तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक है कि रिलेटिव रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। नोट करो फटाफट, रिलेटेड रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है भाई, आज का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका कंसेप्ट क्या है पहले हम ये सीखते हैं, ठीक है बच्चों। रिलेटिव रेट, कौन जल्दी हाइड्रोलाइसिस करेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो बच्चों एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं L, दिस इज कॉल्ड L, और बच्चों L का मतलब है, देखो L इक्वल टू लीविंग ग्रुप, ठीक, लीविंग ग्रुप। अच्छा, होगा क्या, देखो जब किसी न्यूक्लियोफाइल, इतना तो सब में रहेगा, L की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। जब किसी एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां पर प्लस चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। जो पहला स्टेप होगा बच्चों वो स्लो स्टेप होगा और रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCO माइनस, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। चलो यहां पे मैं लिखता हूं L और यहां पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप थोड़ा सा फास्ट स्टेप होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो RCOO और न्यूक्लियोफाइल प्लस L माइनस हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इन सबका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस में बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन सा रहेगा, OH माइनस, तो हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से मिल जाएगा। ये देखो इस तरह से RCOO इतना रहेगा और ये OH इतना रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को हम जो है OH मान सकते हैं। समझ में आएगी बात। अब कंसेप्ट क्या है बच्चों कि हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा या लेट में होगा, डिपेंड करेगा कि इस लिविंग ग्रुप का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि इतना पोर्शन तो सब में एक जैसा है, डिफरेंट क्या है, लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब देखो अगर मैं RCOCl की बात करूं तो बच्चों इसमें लिविंग ग्रुप है Cl माइनस, है ना, इतना, ये लिविंग ग्रुप है। अगर मैं एमाइड की बात करूं तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है, NH2 माइनस, माइनस होगा ना बच्चों, देखा। अगर मैं इस एनहाइड्राइड की बात करूं तो बच्चों इसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो है RCOO माइनस, ये वाला लिविंग ग्रुप। और अगर मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर में लिविंग ग्रुप RO माइनस है, ये वाला, इतना पोर्शन। तो इतना तो मेन रहेगा, इतना निकलने वाला है, समझे मेरी बात। तो लिविंग ग्रुप अलग अलग होते हैं, डिपेंड अपॉन कौन सा एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है बच्चों, समझ में बात आ गई। अच्छा,
अब देखो इसको मैं इतना मिटा देता हूं, तो अब हमने सारे लिविंग ग्रुप यहां पर लिख दिए हैं, है ना। अब बच्चों क्या करना, देखो लिविंग ग्रुप का चार्ज है माइनस, और जब आप इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो इधर पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो बच्चों अगर प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा या माइनस चार्ज अगर ज्यादा रहेगा इस पर, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका निकलना मुश्किल होगा। यानी इंक्रीज माइनस चार्ज, देखो यहां पे लिखो इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन लिविंग ग्रुप मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। और बच्चों जब माइनस चार्ज बढ़ता है तो लिविंग ग्रुप की बेसिसिटी भी बढ़ती है। सिंपल सी बात है, किसी एटम पर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी भी बढ़ेगा। तो दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं इंक्रीज बेसिसिटी ऑन लिविंग ग्रुप मोर डिफिकल्ट टू रिमूव। और जितना बच्चों वो डिफिकल्ट रिमूव होगा, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हुआ, जितना मुश्किल से निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना कम होगा, जितना जल्दी निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो अब हम इनकी बेसिसिटी ऑर्डर देखते हैं। ये जो जितने भी हमारे पास है इनका बेसिसिटी ऑर्डर कैसे पता करेंगे, देखो NH2 बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो चार्ज ज्यादा एक्सपोज होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास है RO, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। उसके बाद है बच्चों RCOO, और उसके बाद है Cl माइनस। तो ये इनका बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर। ये आपके न्यूक्लियोफाइल में भी काम आ सकता है ना, बेसिक ऑर्डर, ठीक है। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से कम है, ठीक है। तो Cl जो है ज्यादा चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस चार्ज कम एक्सपोज होगा, तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो वो देख लेना ना, इसमें बेसिसिटी ऑर्डर मैंने एक बार आपको एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बताया था, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक ज्यादा है तो ये मुश्किल से रिमूव होगा, और ये बेसिक कम है तो ये जल्दी रिमूव होगा। तो अब अगर मैं रिमूवल ऑफ ऑर्डर देखूं इनका, तो उल्टा हो जाएगा। Cl जल्दी रिमूव होगा, RCOO उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रिमूव होगा, RO और डिफिकल्ट होगा, और NH2 माइनस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। ये होगा बच्चों रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये बच्चों इन लिविंग ग्रुप का रेट ऑफ रिमूवल होगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट पूछ देते हैं कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा, तो वो देख लो आप, ठीक है। अच्छा, तो अब हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि किसका हाइड्रोलाइसिस पहले होगा। जिसके पास ये ग्रुप होगा उसका हाइड्रोलाइसिस पहले होगा। तो बच्चों नंबर 1 पर आ गया हमारा एसिड क्लोराइड, इसका हाइड्रोलाइसिस जल्दी होगा। उसके बाद ये ग्रुप किसके पास था, ये वाला। उसके बाद हमारे पास आ गया एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस होगा। उसके बाद ये किसके पास था, ये एस्टर के पास था, तो ये हमारा 3rd नंबर पे आ गया। और 4th नंबर पे हमारा हाइड्रोलाइसिस होगा एमाइड। तो सबसे डिफिकल्ट हाइड्रोलाइसिस अमाइड का होगा, सबसे इजी हाइड्रोलाइसिस एसिड क्लोराइड का होगा। ये मैंने आपको ऑर्डर बता ही दिया। तो इस तरह से बच्चों इस कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या देखा हमने, लिविंग ग्रुप का बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट विल बी इंक्रीज। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी से रिमूव होगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर का अपोजिट कर दोगे तो इजी रिमूवल हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो ये मैंने बताया, नोट करो जरा फटाफट से, है ना। समझ में आ रही बात? चलो अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नोट करते जाओ, कंसेप्ट को देखते जाओ, ठीक है। हाँ, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा, है ना। इन ग्रुप की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होने वाला है। चलो, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, वो क्वेश्चन डीकार्बोक्सिलेशन और ये लिविंग ग्रुप की अवेलेबिलिटी पर जो है कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, वो मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। समझना, धीरे धीरे समझना है ना, मतलब अच्छी तरह से कंसेप्ट को ग्रैप्स करना है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बोनिल ग्रुप, है ना। कौन सा ज्यादा सेंसिटिव होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, सीधी सी बात पूछ रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर है हमारे पास CH3COCl, B है CH3COOCH3, C हमारे पास है CH3CONH2 यानी एमाइड, और D हमारे पास है CH3CO का होल ट्वाइस। अब बताओ, अभी सॉल्व किया था, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा बच्चों, ये वाला एसिड क्लोराइड। और इसका अगर आप ऑर्डर देखना चाहो तो आराम से पता कर सकते हो, दूसरा एनहाइड्राइड, तीसरा एस्टर और चौथा एमाइड, ठीक है। तो मोस्ट पूछे या ऑर्डर पूछे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा ये है देखो PHCOCl, ये 1, दूसरा हमारे पास है COCl और NO2, ठीक है बच्चों। तीसरा हमारे पास है, अच्छा इसको मैं सही से लिखता हूं, है ना, आपको तब आसानी से इसको सॉल्व करने में आसान होगा। एक तो हमारे पास है बच्चों देखो बेंजोइल क्लोराइड, दूसरा भी बेंजोइल क्लोराइड है, लेकिन उस पर जो है पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है। तीसरा भी बेंजोइल क्लोराइड है, लेकिन उसकी पैरा पोजीशन पर CH3 लगा है, ठीक है। और चौथा भी हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, लेकिन उसकी पैरा पोजीशन पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बच्चों करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल या टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस ज्यादा अच्छा है, समझे बात मेरी। यानी इन सबका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है तो इनका ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा से कम की तरफ जाना है, ठीक है बच्चों। तो देखो इतना पोर्शन तो सब में सेम है, ठीक है। और जब भी बच्चों हम किसी कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो रिएक्शन कहां होगी, देखो रिएक्शन यहां होगी, ये C डबल बॉन्ड है और ये Cl है, तो ये इधर जाएगा और यहां पर प्लस चार्ज आएगा, यहां पर माइनस चार्ज आएगा। और बच्चों ये लीविंग ग्रुप है, देखो ये निकलने वाला है, और यहां पर क्या जुड़ने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल, और वो कौन सा है, OH। तो यही कहानी है अभी जो बताई थी, Cl निकल जाएगा, OH उस पर अटैक करेगा और ये इधर जाएगा, बाद में वापस आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये कहानी बताई थी। तो बोलने का मतलब क्या है बच्चों कि जब भी हमें न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर देखना है, सॉरी इन कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्डर देखना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, O की तरफ शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्लस चार्ज पर अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। बस क्या देखना है, प्लस चार्ज, वो भी किस पर, कार्बोनिल कार्बन पर। अब देखो NO2 का नेचर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा। CH3 का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बच्चों वो प्लस चार्ज को घटा देगा। CHO का भी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, है ना। अब बच्चों देखो इसमें प्लस चार्ज घट रहा है, यानी ये डोनेटिंग है, तो जो जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा ये। अच्छा इनको मैं नाम दे देता हूं ना, ABCD, यानी C जो है सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, हाँ, तो चलो C ऐसे कर लो, सबसे कम C, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों ये दोनों विड्रॉइंग है, तो ये बेंजीन से ज्यादा यहां पर प्लस चार्ज होगा, तो उसके बाद आ जाएगा बेंजीन A, ठीक है। NO2 और CHO दोनों विड्रॉइंग है, लेकिन NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, तो उसके बाद आ जाएगा D और सबसे ज्यादा होगा B। तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछना है इसको तो B D है ना,
ANC, ये आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, BDAC करेक्ट। देखो सोचो जरा, क्या देखा मैंने, प्लस चार्ज देखा है कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, बस कंसेप्ट को पकड़ना है कि जब हम किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो कौन से कंसेप्ट पे इसे सॉल्व करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो दो क्वेश्चन आपके लिए डी कार्बोक्सिलेशन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, देखो आपके पास इस तरह के कुछ कंपाउंड है, COOH एंड CH2COOH पहला यानी A, दूसरा हमारे पास है COOH। अच्छा ये बेंजीन नहीं है, मुझे लगता है बेंजीन ये नहीं है ना, बेंजीन नहीं है भाई, है ना, क्योंकि बेंजीन होगी तो ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, फिर ये होगा B। ठीक है, अच्छा COOH एंड COOH। ठीक है, और तीसरा बच्चों हमारे पास है COOH नहीं, CH2COOH एंड डबल बॉन्ड हो। अब बच्चों इसमें यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन विल बी हाईएस्ट, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज हाईएस्ट फॉर इनमें से कौन सा, डी। ठीक है, अच्छा क्या देखना है हमने बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तब सबसे ज्यादा होगा जब बीटा पोजीशन पर, देखो बीटा पोजीशन पर क्या जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन विल बी इंक्रीज। अब देखो बीटा ढूंढो, है ना। अच्छा मान लिया जाए ये हमारे पास ये मेन ग्रुप है, तो ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ, ये गामा, यहां पर गामा पर जुड़ा है, नॉट बीटा पर। अच्छा यहां पर देखो ये अल्फा और ये बीटा, यस यहां पर बीटा पर जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, यहां पर भी बीटा पर जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर बच्चों देखो अल्फा, सॉरी हाँ ये अल्फा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, ये बीटा, ये गामा, यहां पर गामा पर जुड़ा है, तो बीटा पर होना चाहिए, तभी जाके रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इजीली डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो बच्चों ये और ये तो रेस से गए काम से, क्योंकि ये गामा पर जुड़े हैं, ये दोनों बीटा पर जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ इन दोनों में विड्रॉइंग पावर किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड O की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है बजाय COOH के लिए, इसीलिए बच्चों B विल बी द फास्टेस्ट डिकार्बोक्सिलेशन। कंसेप्ट क्लियर, देखो ठीक है भाई, तो ये हमें देखना है, यानी C डबल बॉन्ड O हैज मोस्ट यानी मोर विड्रॉइंग देन COOH। ठीक है, इंडक्टिव हेड हमने बात की थी, समझे मेरी बात। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन को। अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक और है, वो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, है ना। यहां पर भी पूछा है कि सबसे इजी डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो C6H5 CO CH2COOH, C6H5 CO COOH, C6H5 CHOH COOH। ठीक है, C6H5 CHNH2 COOH। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो कंसेप्ट वही, क्या ढूंढना है कि बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। ठीक है, अच्छा देखो पहले देख लेते हैं, ये अल्फा और ये बीटा, यस बीटा पर लगा है, ये अल्फा ना, ये अल्फा पर लगा है, काम नहीं बनेगा, ये भी अल्फा पर लगा है और ये भी अल्फा पर लगा है। बच्चों ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, लेकिन बी सी और डी में ये सारे अल्फा पर लगे हैं, हमें कहाँ चाहिए, बीटा पर चाहिए, यानी एक कार्बन छोड़ के, है ना। तो ये देखो बीटा पर लगा है, इसका मतलब इसका डी कार्बोक्सिलेशन सबसे इजीली होगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। कंसेप्ट क्लियर, देखो जरा। तो इसी तरह से ये सारे कंसेप्ट आपको सॉल्व
करने हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारे पास फिनिश। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें करवाने वाला हूं, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको तो ढंग से पकड़ना है, एसिडिक नेचर। ठीक है बच्चों, अच्छा एसिड क्या होते हैं, सिंपल से थोड़ा सा मैं आपको रूपरेखा बता दूं। RCOOH प्लस वाटर, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, RCOO माइनस, ऐसे बनेगा ना, और H3O प्लस। यानी इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया और इसका नाम है बच्चों कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन में टूट गया। ठीक है, अच्छा एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है हमारे पास pKa और दूसरा होता है बच्चों Ka, ऐसा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka, ऐसा कुछ है। और बच्चों ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना चाहिए, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अच्छा जनरली हम क्या मानते हैं, पहले Ka को देखो, Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि मोर एसिडिक अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बच्चों उसका Ka सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी Ka ज्यादा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसका pKa कम होना चाहिए, है ना। Ka और pKa जो है इस तरह की वैल्यू में थे, कई बार बच्चों pKa दे देता है, तो अगर कम pKa होगा तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर लेस एसिडिक है कोई तो बच्चों ऑब्वियसली उसका जो Ka है वो कम होगा, है ना, लेकिन उसका pKa बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो Ka और pK एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ। ठीक, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले Ka निकालना उसके बाद pK निकाल देना। ठीक है, कई बार एसिडिटी से पूछ लेता है, कई बार Ka से पूछ लेता है, कई बार pK से पूछ लेता है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अच्छा नेक्स्ट, तो ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जनरली एक चीज आपको याद रखनी है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, हाँ यहां पर लिखता हूं मैं, जितने भी बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सारे के सारे मिनरल एसिड से तो कम एसिडिक होते हैं, लेकिन बच्चों किसी भी ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, ध्यान रखना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहां पर रखें तो इसकी एसिडिटी कम होती है मिनरल एसिड जैसे H2SO4, HNO3 और HCl, है ना। चलो इनका तो कंपैरिजन आता नहीं है, मोस्टली किसका कंपैरिजन आता है, हाँ अल्कोहल और एंड सिंपल फिनॉल, ध्यान रखना, है ना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रखते हैं अपने ऑर्गेनिक एसिड में, लेकिन मिनरल एसिड से ये हमेशा कम होंगे क्योंकि इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है, मिनरल एसिड का ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अल्कोहल और सिंपल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे। ऐसा रीजन क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब जो है डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन, ऐसा और ऐसा। कोई अगर अल्कोहल डिसोसिएट होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन प्लस H3O। अच्छा दोनों में जो है O पे माइनस है, यहां पे O पे माइनस है, लेकिन बच्चों ये ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो O का चार्ज है वो रिजोनेंस के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसका बोलने का मतलब है कि ये आयन ज्यादा स्टेबल है और ये आयन कम स्टेबल है। जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है ना। यानी अंततोगत्वा लास्ट में हम क्या देखेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है किसी और आयन के मुकाबले। तो रिजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। यहां पर रिजोनेंस तो है नहीं, इसलिए एसिडिटी घट जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि बच्चों अगर हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो फिनॉल में रिजोनेंस है और वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है,
तो ज्यादा रेजोनेंस होने की वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और कार्बोक्सिलिक एसिड कम। समझ रहे हो मेरी बात? यानी फिनॉल जब अपना, अच्छा इसको यहां रखते हैं, ऐसा है ना, तो ये इधर और ये इधर है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे माइनस चार्ज ऐसे आएंगे, बहुत सारे बनेंगे, है ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, है ना, इस तरह से। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। लेकिन बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, केवल 2 रिजोनेंस बनेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, है ना, इस तरह से 2 ही बनेंगे। लेकिन फिनॉल के जो है 4 बनेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये और एक बार खुद का, इस तरह। तो फिनॉल के ज्यादा रेजोनेंस बन रहे हैं और कार्बोक्सिलेट के कम रेजोनेंस बन रहे हैं, फिर भी ये ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, माइनस चार्ज का कंसेप्ट है। अगर यहां पर माइनस चार्ज देखें तो माइनस चार्ज यहां पर कार्बन पे लगा है, यहां पर भी कार्बन पे, यहां पे कार्बन पे। और बच्चों कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, बजाय ऑक्सीजन की। तो अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बजाय अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होगा। समझ रहे मेरी बात? कार्बोक्सिलेट आयन के केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है, जबकि फिनॉल के केस में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर रहता है। इसीलिए स्टेबिलिटी में इनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है, जबकि स्टेबिलिटी में इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो बच्चों जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, बस ये रीजन है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक, तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है ना। पहले मैं एक्सेप्शन आपको बता दूं, कई बार एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है बच्चों, तो ये वाला फिनॉल में अगर हमने 3 NO2 लगा दिए, शायद मैंने आपको पहले बताया था, वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर फिनॉल में 2 NO2 लगे हैं तो भी वो ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ये वाला ध्यान रखिए हमेशा, ये पिक्रिक एसिड और डाइनाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिए, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां जो है एसिडिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इनका पीके काफी कम होता है इसके मुकाबले। तो ये एक्सेप्शन आपको थोड़ा सा याद रखना है ना, इसलिए मैंने यहां सिंपल फिनॉल लिखा है, सारे फिनॉल ले। ठीक है, चलो, कुछ बच्चों ने शायद एक बार एक गलत भी किया था कि पिक्रिक एसिड कम एसिडिक होता है बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये फैक्टर। अब देखो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। ये देखो, है ना, यहां माइनस चार्ज और यहां माइनस चार्ज। अच्छा, मैं इसका रेजोनेंस बनाता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। देखो, इसको ऐसा ना बना के इसको ऐसे बनाते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज दोनों जगह सर्कुलेट होगा तो मैंने बीच में रख दिया, और यहां पर भी माइनस चार्ज दोनों जगह सर्कुलेट होगा तो मैंने इसको बीच में रख दिया। ठीक है, रेजोनेंस बनाना आता आपको, और इससे मैं कोई ग्रुप जोड़ूंगा। अच्छा देखो, यहां पर मैंने ये क्या करा, विड्रॉ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये जोड़ दिए, और यहां पर मैंने जोड़ दिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। है ना, 2 ही ग्रुप हो सकते हैं हमारे पास, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो माइनस चार्ज कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। यानी अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है, और स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब चार्ज कम होगा। जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। देखो, तो
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच गए, और माइनस चार्ज तो पहले से था और माइनस चार्ज आपने खींच लिया, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन, तो इंक्रीज एसिडिटी। क्लियर। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो माइनस चार्ज बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना भाई। यहां भी माइनस चार्ज है, आपने और माइनस दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने से माइनस चार्ज बढ़ा, तो माइनस चार्ज बढ़ने से आयन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो डीस्टेबलाइज द आयन। और बच्चों जब आयन की स्टेबिलिटी कम होती है तो उसकी एसिडिटी भी कम होती है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या है, अगर कार्बोक्सिलेट आयन पे आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा तो उसकी एसिडिटी घट जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना आपने। ठीक है, और ऐसा ही सेम कंसेप्ट हमने फिनॉल में भी पढ़ा था। फिनॉल में भी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटा देते हैं। तो थोड़ा सा नोट करो जरा, है ना, ऐसा है। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये आपने समझ दिया तो समझो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दो, है ना। तो यहां हम साइड में लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, डिक्रीज एसिडिटी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। बस, तो ये आप नोट कर दो, है ना। अब देखो बच्चों, पहला HCOOH, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है CH3CH2COOH। क्या लग रहा है, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? यस, इसकी। क्या बढ़ रहा है बच्चों? R बढ़ रहा है। देखो यहां पर RCH3 है, यहां पर RC2H5 है, तो इसका मतलब R बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा एसिडिटी उतनी घटेगी, इसलिए फॉर्मिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एनी अदर सिंपल एल्काइल एसिड। ठीक है बच्चों, उसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में भी ऐसी हो जाएगा। जैसे मतलब दूसरा कंसेप्ट अगर मैं ले लूं तो CH3CH और CH3 और COOH। ठीक है, 3 और टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, और 4 कार्बन को मैं ऐसे लिख लूं, मान लिया जाए इस तरह से। तो बच्चों देखो, ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। सेकेंडरी का इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होता है बच्चे प्राइमरी के, तो ऐसे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, आर का नेचर टर्सरी हो तो एसिडिटी कम होगी, आर का नेचर प्राइमरी हो तो एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, प्लस आई इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना। 1 बाय 1 में आपको सारे एसिड जितने भी है सब बताते जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर मान लिया जाए हमने यहां पर जोड़ा Cl, ठीक है, अच्छा पहले धीरे धीरे बताता हूं आपको। CH3COOH और दूसरा है बच्चों CH2Cl COOH। चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? Cl का नेचर है -I, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिटी बढ़ गई, इसलिए जो है Cl वाला ज्यादा एसिडिक होगा बजाय सिंपल CH3 वाला। ठीक है, देखो धीरे धीरे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ला रहा हूं। नंबर 4 CH2FCOOH। अब देखो है ना किस तरह आ रहा है, CH2Cl COOH CH2Br COOH, समझ में आ रहा है ना, और CH2I COOH। ठीक है, अब मैंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा किसका होता है? F का, तो FClBrI। सब कुछ सेम है, केवल पोजीशन भी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलग अलग है। तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, वो ज्यादा आयन को स्टेबलाइज करेगा। ये तो हुआ ना, तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मोर विल बी एसिडिटी। समझे? अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप समझो। ठीक है, 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एक जगह मैंने लगाया Cl, एक जगह Cl और एक जगह Cl, सब कुछ सेम है। क्या अलग है? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों COOH से जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजदीक होगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो नजदीक का एसिडिटी ज्यादा, थोड़ा सा दूर चला गया एसिडिटी कम, और तीसरे नंबर पर चला गया एसिडिटी सबसे कम। तो ये पहले नंबर पर है, यहां पर दूसरे नंबर पर है, यहां पर तीसरे नंबर पर है। समझने बात? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर होता जाएगा मेन ग्रुप से उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होगा, तो एसिडिटी भी कम होगा। देखो अलग अलग फैक्टर मैं आपके लिए ला रहा हूं, है ना। देखो ध्यान दो इसमें थोड़ा सा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा पूरा के पूरा। बस इन्हीं चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इतना हो गया, चलो ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है CH2COOH, ठीक है। दूसरा है ना, देख लेना, अलग अलग कर लेना। और हमने यहाँ पर लिखा है NO2, ठीक है। और CH2COOH यहाँ पे लिखा है हमने Cl, ऐसे होगा, है ना। NO2, अच्छा चलो Cn लिख देते हैं यहाँ पे Cn, और इधर लिख देते हैं CH2COOH Cn। तीनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? NO2 का, देन Cn का, देन Cl। तो बच्चों अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको दे रखे हो तो फिर उनकी इफेक्टिवनेस देखनी है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अब, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो CCl3 COOH, CHCl2 COOH, CH2Cl COOH, देखो समझ में आ रहा है ना। 3 Cl ज्यादा विड्रॉइंग, 2 Cl थोड़ा सा कम विड्रॉइंग, 1 Cl सबसे कम विड्रॉइंग। जितना ज्यादा विड्रॉइंग उतना ज्यादा एसिडिटी, सिंपल सी बात है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इतना सारा हमने पढ़ लिया है ना। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे 100%। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, देखो फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिटी शो करेगा? देखो बच्चों, तो ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एसिडिक। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है, पहले फॉर्मिक, देन बेंजोइक और देन एसिडिक। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, देखो फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, H है, तो H का इफेक्ट तो बहुत कम होता है। लेकिन बच्चों अगर हम तुलना करें यहां पर बेंजीन की और यहां पर CH3 की, तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वो CH3 के मुकाबले कम है। एक्चुअल में बेंजीन क्या है? वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ध्यान रखना है ना। दिस इज वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है। इसका रीजन क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये sp2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है बच्चों। और इस वीकली इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ sp2 की वजह से वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेकिन बच्चों यहां पर है sp2 वीकली इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, दूसरे तरीके समझो इसे। ओके, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मिस हो गया, जरा सा समझो, थोड़ा सा है ना, ध्यान रखना। HCOOH COOH एंड CH3COOH कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है ना। एसिडिक ऑर्डर तो यही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। एक्सप्लेन। बेंजीन रिंग इज वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नॉट विड्रॉइंग, है ना। वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ध्यान रखना, डोनेटिंग है, नॉट विड्रॉइंग, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जबकि CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन बेंजीन, ठीक है।
क्योंकि बच्चों बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेंजीन के इलेक्ट्रॉन आसानी से COOH ग्रुप की तरफ नहीं जाएंगे ड्यू टू द रिजोनेंस। बस ध्यान रखना, यहां पर रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस उन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, लेकिन वीकली डोनेटिंग है, ठीक है, जबकि CH3 मोर डोनेटिंग है, जितना ज्यादा डोनेटिंग उतना एसिडिटी कम, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, वीकली डोनेटिंग CH3 बेंजीन रिंग का इफेक्ट है, ठीक है, इसीलिए इनका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, देन एसिडिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। और जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है उसके पास कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, अगर डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है बच्चों, चलो, है ना, इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो, अगर मैं आपको बोलूं CH2COOH प्लस CH3COOH, है ना, हाँ, अच्छा, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये है बेंजाइल, इतना पोर्शन, और ये है मिथाइल, है ना, क्या लगता है, बेंजाइल का जो बच्चों इफेक्ट होता है वो होता है वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वीकली इलेक्ट्रॉन, अरे क्या था ये, भूल गया भाई, भूलता जा रहा है ना, वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हाँ, बेंजाइल इज वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जैक्टली, बेंजाइल बच्चों क्या वीकली इलेक्ट्रॉन है, विड्रॉइंग है, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज आने की वजह से यहां पर वीकली विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, जबकि मिथाइल ग्रुप जो है डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। ये डोनेटिंग है तो एसिडिटी कम हो गई, ये विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ गई, लेकिन वीकली विड्रॉइंग है, ठीक है। तो ये बच्चों विड्रॉइंग होते हैं या डोनेटिंग होते हैं, जिसकी वजह से बेंजाइल यानी फिनाइल एसिडिक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो बेंजीन रिंग है वो डोनेटिंग है, लेकिन वीकली डोनेटिंग है, लेकिन जो बच्चों बेंजाइल रिंग है वो वीकली विड्रॉइंग है। बस इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब अगर मैं जितने भी एसिड मैंने अभी तक लिखे हैं उन सबको मैं एक बार कंपेयर करूं, सब एसिड को एक बार, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो, कई बार डायरेक्ट वही पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा होता है बच्चों CF3COOH, उसके बाद आता है CCl3COOH, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों CCl2COOH, उसके बाद आता है बच्चों CH2NO2। देखो, दो Cl का विड्रॉइंग इफेक्ट एक NO2 से ज्यादा होगा तो COOH, ठीक है। NO2 के बाद आता है बच्चों CnCOOH, ठीक है। उसके बाद आता है, ये पूरी लाइन में है ना, CH2F सिंगल F COOH, ठीक है। उसके बाद आता है CH2Cl COOH, उसके बाद आता है बच्चों CH2Br COOH, और Br के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, CH2I COOH। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आगे आगे, इतना हो गया I, है ना। अब बच्चों आ गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉर्मिक एसिड। यहां पर के बाद आता है फॉर्मिक एसिड। देखो, फॉर्मिक एसिड के बाद आ गया बच्चों CH2COOH और Cl, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। देखो, बेंजोइक एसिड यहां स्टैंड करता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है फिनाइल एसिडिक एसिड, ये आता है। उसके बाद आता है लास्ट में एसिडिक एसिड। ये पूरा ऑर्डर हमारे पास हो गया। देखो, CF3 CCl3 CCl2, फिर उसके बाद NO2 CN, विड्रॉइंग इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में डोनेटिंग आ गया।
है ना। तो देखो ज्यादा और कम, थोड़ा सा कम, विड्रॉइंग, फिर विड्रॉइंग, फिर कम विड्रॉइंग, FCl, Br, I, फिर उसके बाद फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड जो है इन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर 2 कार्बन के बाद Cl था, तो इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, भले विड्रॉइंग है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, ये वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना। अच्छा यहां पर क्या था, CH3COOH, ठीक है। इन दोनों का बच्चों बेंजोइक एसिड ज्यादा होगा बजाय फिनाइल एसिडिक एसिड के, ठीक। चलो इतना हो गया है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये पूरा आप लिख लो सही से, ठीक है। चलो इतना हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और टफ एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, ठीक है, और उसके बाद है बेंजीन COOH, उसके बाद है CS2 डबल बॉन्ड CH और लास्ट में आ गया हमारे पास CH3COOH। तो बच्चों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जुड़ा हो, है ना, तो उसकी एसिडिटी ऑर्डर इस तरह से होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। और ये sp2 और ये sp2 इससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और sp3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे कम होता है। तो यहां पर हम क्या करें, कार्बन के हाइब्रिडेशन के आधार पर इनकी एसिडिटी देख रहे हैं। sp सबसे ज्यादा विड्रॉइंग, sp2 कम और sp3 सबसे कम। तो सबसे कम वाला तो आपको मालूम चल गया, सबसे ज्यादा मालूम चलेगा। लेकिन बच्चों ये sp2 है, तो दोनों में ये ज्यादा क्यों हुआ और ये कम क्यों हुआ, देखो, ठीक है। जो बेंजीन है उसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना, ऐसा ही है COOH। तो बेंजीन क्या करेगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस तरह से, है ना, ये इधर और ये इधर, ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो बेंजीन का ये देखो, बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन का जो रिजोनेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो यहां पर बेंजीन रिजोनेंस में नहीं है, यानी बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिस वजह से बेंजीन का जो डोनेटिंग होने की वजह से बेंजीन का रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर sp2 इस कार्बन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CHC, ये तो ट्रूली इलेक्ट्रॉन देने वाला है इसको, ये देखो। तो यहां पर रिजोनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, C प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये माइनस माइनस इस तरह से। तो यहां देखो, यहां पे रिजोनेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यानी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा, मुश्किल से, क्योंकि रिजोनेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एसिडिटी घटेगी, ये तो है ना। इसीलिए बच्चों बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बजाय CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस तरह हम बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, है ना। अच्छा अब देखो, बहुत सारे एसिडिटी आप सीख जाओगे, सारा कोई भी क्वेश्चन आए एसिडिटी से आप आसानी से कर सकते हो, है ना। अब इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। अब रिंग पर आ जाओ, है ना। बेंजोइक एसिड सीधी सी बात है, अभी मैंने बोला था कि ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है और 3 बेंजोइक एसिड में लिखता हूं, है ना, ताकि तीनों के इफेक्ट में आपको आसानी से बता सकूं। ये अच्छा, यहां पर हमने जोड़ दिया बच्चों, अच्छा सॉरी, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करेंगे तो एसिडिटी घटेगी। तो ये इनका एसिडिटिक ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल से बात, ये तो है ना। एक्चुअली में हमने क्या देखना, माइनस चार्ज को,
कार्बोक्सिलेट आयन के माइनस चार्ज को देख रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला था। तो चाहे वो एलिफेटिक में हो चाहे एरोमेटिक में हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देंगे क्योंकि ये इस आयन को स्टेबलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके चार्ज को बढ़ाएंगे तो आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्टेबलाइज्ड आयन, तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, रिंग पर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी कम होगी, रिंग पर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब मैं ढेर सारे ग्रुप लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देखो COOH, तो पहला NO2 ये तो हुआ, दूसरा उसके बाद है बच्चों COOHCN। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है COOHCl माइनस आई, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आ गया हमारे पास बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद डोनेटिंग लगाते जाओ, है ना, तो वीक डोनेटिंग ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, इस तरह से, है ना। ये देखो बस हो गया। तो ये इनका एसिडिटी ऑर्डर इजीली आप पता कर सकते हैं। देखो विड्रॉइंग ज्यादा, थोड़ा कम विड्रॉइंग, थोड़ा और कम विड्रॉइंग, फिर बेंजोइक एसिड, फिर थोड़ा सा कम डोनेटिंग, ज्यादा डोनेटिंग, तो एसिडिटी, तो ज्यादा डोनेटिंग पावर वाला होगा तो एसिडिटी उतनी कम होगी, कम डोनेटिंग पावर वाला होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये नोट करो जरा फटाफट, समझ में बात आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इन सब का एसिडिटी ऑर्डर हम इस तरह से चेक करेंगे। ठीक, अब एक चीज इसमें और आती है, अलग अलग अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा और एक बार मेटा, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो बच्चों अभी शायद मुझे लगता है 51 मिनट का वीडियो बन चुका है, कितने हो गए भाई, है ना, 51। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो हो सकता है कि दोनों लेक्चर में साथ साथ बनाओ, दोनों लेक्चर आपको साथ साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कवर करता हूं, थोड़ा सा और कंसेप्ट बाकी है।